वेलकम टू A+IS एकेडमी। A+IS एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज फिर हम शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। और सारे लोग जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो यूपीएससी लेवल के आपके सारे प्रश्न हैं और आपके देखेंगे राजस्थान पीसीएस में भी, आपके जो अन्य स्टेट के भी परीक्षाओं में भी जो है आजकल करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन को जोड़ के पूछा जा रहा है। तो मैं मेरी पूरी कोशिश है कि आज जो भी क्वेश्चन कराऊं, जितने भी टॉपिक पढ़ाऊं, वो सारे टॉपिक आपके जो है आपके जितने भी बेस्ट न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, या जितने भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स पीआईबी के आते हैं उन सबको समग्र करके इंटीग्रेटेड करके मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आपको जो है पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैं दोनों माध्यम में बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली डिस्कस्ड वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। कहना क्या चाहता है कि हाल ही में चर्चा में रहने वाली विश्व धरोहर आउटलुक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस रिपोर्ट रिलेटेड बाय यूनेस्को रिफ्लेक्ट्स द करंट स्टेट्स कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल हेरिटेज साइट। यानी कि यूनेस्को के द्वारा जारी यह रिपोर्ट वैश्विक धरोहरों के संरक्षण की वस्तुस्थिति को दर्शाती है। सेकेंड ऑप्शन क्या करा है, द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड एज ऑफ सीरियस कंसर्न फ्रॉम ए कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव। यानी कि इस रिपोर्ट में भारत के पूर्वी घाट को संरक्षण के दृष्टिकोण से गंभीर चिंताजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। थर्ड ऑप्शन है कि द रिपोर्ट आल्सो कंसीडर्ड इलीगल माइनिंग एंड अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन इन इंडिया एज इररिलेवेंट टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। यानी कि इस रिपोर्ट में भारत में अवैध खनन और अनियंत्रित वृक्ष कटाई को जैव विविधता संरक्षण में अप्रासंगिक माना गया है। और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। यानी कि क्वेश्चन ये कर रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, वन एंड थर्ड ओनली, एंड 1 2 3। अब बताओ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर इस प्रश्न को आप अच्छे से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि कौन से कथन सही नहीं है। पहला जो आपका मेन यानी कि टॉपिक कौन सा है, विश्व धरोहर आउटलुक है आपका ये टॉपिक है। यानी कि विश्व धरोहर आउटलुक, यानी कि ये क्या कहता है विश्व धरोहर आउटलुक। तो ये जो विश्व धरोहर जो आउटलुक है यहां पर कहा है कि दिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को रिफ्लेक्ट्स द करंट स्टेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल हेरिटेज साइट्स। यही तो कहा है। सॉरी, गला थोड़ा बैठ गया बेटा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को मैं अच्छे से लेकर चलूं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विश्व धरोहर आउटलुक क्या होता है। अभी हाल ही में द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक इज ए ग्लोबल असेसमेंट पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, जिसे हम IUCN कहते हैं। यानी कि जो विश्व धरोहर आउटलुक रिपोर्ट जो होता है बेटा, उसे जो आउटलुक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति जो होता है जिसे हम IUCN कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रत्येक वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, एवरी फ्यू ईयर मतलब कुछ वर्षों में प्रकाशित एक वैश्विक आकलन है। ठीक है, दिस रिपोर्ट यानी कि ये जो रिपोर्ट है क्या एनालाइज करता है, एनालाइज द करेंट स्टेटस यानी कि वर्तमान स्थिति, कंजर्वेशन एफर्ट, बात समझ में सभी को, संरक्षण के प्रयास, फ्यूचर थ्रेट्स यानी कि भविष्य के खतरे, एंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि सुरक्षा स्तर का क्या करती है, विश्लेषण करती है। किसका, यह रिपोर्ट करती है। तो आपसे प्रश्न पहला तो यही पूछा जा सकता है कि या इसे प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है एवरी ईयर, या फ्यू ईयर, या किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना कि द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो है यानी कि विश्व धरोहर जो आउटलुक है इज ए ग्लोबल असेसमेंट। यह क्या है, एक क्या है, वैश्विक आकलन है। पब्लिश्ड एवरी फ्यू ईयर बाय द किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन यानी कि IUCN के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। और ये क्या करता है,
दिस रिपोर्ट एनालाइज द करेंट स्टेटस, वर्तमान स्थिति, कंजर्वेशन एफर्ट्स, फ्यूचर थ्रेट्स एंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज कॉल्ड, यानी कि नेचुरल एंड मिक्स, दोनों का करता है, यानी कि प्राकृतिक और मिश्रित दोनों की वर्तमान स्थिति, यानी कि किसकी, विश्व धरोहर स्थलों की। क्लियर है सभी को? इसके बारे में याद रखना, जो जो मैं बोल रहा हूं इसका मैं नोट्स जरूर दे दूंगा, लेकिन आप सभी को याद रखना है। और क्या इस रिपोर्ट में कहता है, द आउटलुक एक्सेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑल 271 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि जो आउटलुक में सभी 271 जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की जो संरक्षण स्थिति का आकलन इस रिपोर्ट में किया गया है। और क्या पाया गया है? इट फाउंड दैट 17% ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन गुड कंडीशन, while 44% आर कंसीडर्ड गुड विद द सम कंसर्न, यानी कि जो 271 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की जो संरक्षण स्थिति का आकलन जो किया गया, इसमें यह पाया गया है कि 17% प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जो है अच्छी स्थिति में है, जबकि 44% जो है स्थल कुछ चिंताओं के साथ अच्छे माने गए हैं। और यहां तक कि 33% ऑफ साइट्स आर सिग्निफिकेंट कंसर्न एंड 6% आर क्रिटिकल, यानी कि 33% स्थलों की स्थिति महत्वपूर्ण चिंता की श्रेणी में आती है और 6% स्थल जो होते हैं वो संकटग्रस्त अवस्था में है। क्लियर है सभी को? तो ये रिपोर्ट ये सारी चीजों के बारे में आपसे कहता है। आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हमारे हैं वो क्या है भाई, जाहिर सी बात है तीनों ऐसे स्टेटमेंट हैं जो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, और तो और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है आईयूसीएन के कि आईयूसीएन रिपोर्ट जो है आइडेंटिफाई करता है द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ मेनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लैंडस्केप इन इंडिया, यहां तक कि पर्टिकुलरली द वेस्टर्न घाट्स एज बीइंग ऑफ ग्रेव कंसर्न, यानी कि आईयूसीएन की रिपोर्ट में भारत के कई पारिस्थितिकी कहा जाए रूप से महत्वपूर्ण जो परिदृश्य है, खास करके पश्चिमी घाट की संरक्षण की स्थिति को गंभीर चिंता के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां तक कि द वेस्टर्न घाट हैव बिकेम वल्नरेबल ड्यू टू इंटेंस ह्यूमन प्रेशर, यानी कि पश्चिमी घाट तीव्र जो कहा जाए मानवीय दबाव के कारण संवेदनशील हो चुका है। इलीगल माइनिंग्स, अनकंट्रोल लॉगिंग, इलीगल सेटलमेंट एंड जो पॉल्यूशन कहा जाए, पॉल्यूशन है जो कहा जाए डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज, दिस इज श्रिंकिंग द हैबिटेट्स ऑफ मेनी कहा जाए इंडेमिक स्पीसीज, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जहां पर अवैध खनन हो रहा है या जहां पर अनियंत्रित वृक्ष की कटाई हो रही है, जहां पर अवैध बस्तियां हैं, जहां पर पॉल्यूशन है, उसने कई संरक्षित क्षेत्रों में जो इकोसिस्टम है उसको क्या किया, बिगाड़ दिया है। और जब हमारा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा तो जाहिर सी बात से समस्याएं आएंगी, और इससे अनेक स्थानिक जो प्रजातियों के जो आवास है वो आवास कम होते जा रहे हैं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है, और मैं बार बार कहता हूं कि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी आपको बख्शने वाली नहीं है। केदारनाथ त्रासदी उसका जीता जागता उदाहरण है। ये सारा एक इकोसिस्टम है और इसी इकोसिस्टम में हम सभी रहते हैं। अगर इस इकोसिस्टम को थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हमने किया तो जाहिर सी बात है समस्याएं तो आएंगी। बात समझ में सभी को? इसलिए सबको लेकर चलना, प्रकृति भगवान ने सबको दिया है, सबको सारी चीजें दी हैं, तो सबको साथ लेकर चलना हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है सबको? इसीलिए मैंने कहा कि द आईयूसीएन रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ मेनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लैंडस्केप इन इंडिया, जिसमें हमने कहा वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल दिया, जिसमें हमने कहा बीइंग ऑफ ग्रेव कंसर्न, यानी कि गंभीर चिंता के रूप में उसे चिन्हित किया गया है पश्चिमी घाट की संरक्षण स्थिति को, और जिसमें हमने इलीगल माइनिंग का एग्जाम्पल दिया, अनकंट्रोल्ड लॉगिंग का एग्जाम्पल दिया, इलीगल जो हमारे जितने भी सेटलमेंट्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया, जो पॉल्यूशन है खास करके अभी दिल्ली में देख लो प्रदूषण की क्या स्थिति है,
बताइए, जितना हम सिगरेट पीते हैं, हम तो नहीं पीते हैं, खैर आप लोग भी नहीं पीते होंगे, जितना सिगरेट कोई पी रहा है उसके 10 गुना ज्यादा तो लोग वैसे ही सिगरेट दिल्ली में ले रहे हैं। समस्या इस बात की है मेरे दोस्त, और जो हमारे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर रहा है, और अनेक स्थानिक जो प्रजातियां उनके आवास कम होते जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे भाई? बात समझ में आया? इसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसलिए बिना परेशान हुए इन सारी चीजों को जो मैं बोल रहा हूं इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बेटा समझा रहा हूं। पहला दिया है कि यूनेस्को के द्वारा जारी यह रिपोर्ट वैश्विक धरोहर स्थलों के संरक्षण की वास्तविक स्थिति को दिखाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इस रिपोर्ट में भारत के पूर्वी घाट को संरक्षण के दृष्टिकोण से गंभीर चिंताजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। ये बताओ, पूर्वी घाट को किया गया, पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को किया गया है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा ना। किसके द्वारा? ये जो मैंने भी कहा, विश्व धरोहर जो आउटलुक रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा क्या जारी किया जाता है क्या? अरे भैया, यूनेस्को के द्वारा नहीं, IUCN के द्वारा जारी किया था। अभी मैंने कहा IUCN के बारे में, तो ये तो इसीलिए गलत हो गया। तीसरा, इस रिपोर्ट में अवैध खनन, अनियंत्रित वृक्ष कटाई को बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में अप्रासंगिक माना गया है। अरे भैया, सभी को माना गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1 2 3 यानी कि ऑल क्या हो गए? मतलब सभी सही है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सही नहीं है। तीनों के तीनों तो गलत है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है बेटा, इसमें यूनेस्को का नाम दिया है, जबकि मैंने कहा IUCN के द्वारा। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? मैंने IUCN का एग्जांपल दिया, यानी IUCN का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपसे बताया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, दैट इज कॉल्ड IUCN। IUCN जो मैंने कहा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैं सारा आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बस यहां समझना है आप सभी को। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल, लिख लो, I फॉर इंटरनेशनल, लिखो इंटरनेशनल। बहुत ठंड है दिल्ली में। U फॉर क्या होता है बेटा? यूनियन, U फॉर यूनियन। C फॉर क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन। क्या होता है? कंजर्वेशन, लिखो कंजर्वेशन। और F फॉर क्या होता है? फॉर नेचर, लिख लो फॉर नेचर। इसे IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिखो द वर्ल्ड हेरिटेज, ऐसे लिखो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, या द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक लिखो, ऐसे लिखो द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया था? IUCN के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो द वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक इज ए ग्लोबल असेसमेंट, कह सकते हो, पब्लिश्ड बाय एवरी ईयर। ठीक है, याद रखिएगा, बाय IUCN। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें को आपको बताना है। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो रिपोर्ट है, यानी कि विश्व धरोहर जो आउटलुक रिपोर्ट है, इज ए ग्लोबल असेसमेंट पब्लिश्ड बाय एवरी फ्यू ईयर्स बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब समझ में आया क्यों गलत है? तो यहां पर लिख दिया था यूनेस्को, इसलिए ये गलत हो गया। यहां मैंने कहा यार, हमने तो वेस्टर्न घाट की बात की, जबकि यहां पे पूर्वी घाट लिखा, इसलिए ये हो गया गलत। और अवैध खनन, अनियंत्रित वृक्ष कटाई को और भी तो चीजें हैं, इसलिए ये गलत। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। दिस इज नॉट करेक्ट। मजा आ रहा है कि नहीं? सभी लोगों को कमेंट करके बताना मेरे दोस्तों, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही खूबसूरती है यूपीएससी के। और देखो, इस प्रश्न को मैं क्यों बता रहा हूं? इस प्रश्न को मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां तक कि हमने सारी बातें किया इसमें, आपको पता होगा कि सड़क हुआ, रेल हुआ, बिजली हुआ, बांध हुआ, खनन जैसी जो परियोजनाओं ने पश्चिमी घाट को खंडित किया है। यहां पर तो पूर्वी घाट लिखा है ना, लेकिन पश्चिमी घाट आपका आंसर है। ये प्रोजेक्ट सच एज रोड, रेलवेज, पावर प्लांट्स, डैम्स, बांध जिसे हम कहते हैं, एंड माइनिंग, खनन जिसे कहते हैं, हैव फ्रेगमेंटेड द वेस्टर्न घाट। क्या किया? खंडित किया है। दिस हैज इंक्रीज्ड हैबिटेट फ्रेगमेंट्स एंड severely impacted
वाइल्ड लाइफ जो है कॉरिडोर्स, यानी कि कह सकते हैं इससे जो आवास खंडन बढ़ा है, यानी कि जो इकोसिस्टम जो लोग वहां रहते हैं उसका आवास खंडन बढ़ा है। और दिस हैज इंक्रीज्ड हैबिटेटेड फ्रेगमेंटेशन एंड सिवियरली इंपैक्टेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, यानी ये भी कह सकते हैं वन्यजीव गलियारे जो है गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जहां इको यार आज के डेट में देखो ना कितनी ग्लोबल वार्मिंग है। पहले ठंड पता चलता था कि ठंड आ गया, आजकल ठंड ही नहीं पता चलता कि ठंड आया है कब आया है। और ठंड का पहले नवंबर अक्टूबर से शुरुआत होती थी, आज दिसंबर चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, अब तो जनवरी आ चुका है। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बात समझ आया सभी को? टेम्परेचर वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर क्या राइज हो रहा है, अनियंत्रित वर्षा और इरेक्टिक रेनफॉल हो रहे हैं। एंड जलवायु जो घटनाएं हैं यानी कि एक्सट्रीमली क्लाइमेट इवेंट्स आर थ्रेटिंग द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज, यानी कि चरम जलवायु घटनाओं से कई प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ा है। राइजिंग पॉपुलेशन एंड लैंड्स यूज चेंजेस आर इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द एलिफेंट, टाइगर्स एंड अदर स्पीसीज, अंडरमाइनिंग कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी बढ़ती आबादी और भूमि उपयोग परिवर्तन से हाथी, बाघ और अन्य प्रजातियों के साथ संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे संरक्षण प्रयास को कमजोर हो रहे हैं। यह भी बात आप इसमें लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जितनी भी बातें मैं इसके बारे में बोला हूं इसको याद रखिएगा। मैं समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं और मैं इसका नोट्स आप लोग को दे दूंगा, लेकिन टेलीग्राम से आपको जुड़ना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मेरा मेरे दोस्तों इसको अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरजेनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या बोल रहा है? पर्यावरण संरक्षण के अंतर पीढ़ीगत समानता सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, दिस प्रिंसिपल इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एन एनवायरमेंट सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि यह सिद्धांत मुख्यतः पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन इज, दिस प्रिंसिपल कंसीडर्ड इट ए मोरल ऑब्लिगेशन टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि यह सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना एक नैतिक दायित्व मानता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज, दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज बायोडायवर्सिटी एंड नेचर एज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, यानी कि यह सिद्धांत जैव विविधता एवं प्रकृति को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द एवं स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि ऊपर के कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं जो सही हैं। कि एक है, दो है, तीन है और कोई नहीं है। अब बताओ इस प्रश्न को क्या जवाब दोगे? बताओ इस प्रश्न को बेटा क्या जवाब दोगे? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए आप सभी। तो पहले ये याद रखना, अभी हाल ही में चूंकि अंतर पीढ़ीगत की बात किया है, अंतर पीढ़ीगत समानता की बात किया है मेरे दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं एक निर्देश आया है किसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी आप जानते भी हैं चूंकि प्रकृति को लेकर हम बातें कर रहे हैं, तो अंतर पीढ़ीगत जो समानता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इक्विटी प्रिंसिपल, करंट जनरेशन कैन यूज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकती है, लेकिन उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। यह सिद्धांत पर्यावरण को मानव हित आधारित साझा धरोहर मानता है। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इक्विटी प्रिंसिपल, यानी कि अंतर पीढ़ीगत समानता, current generation can use natural resources but they must also be protected for future generation. This principle considers the environment a shared heritage based on human interests,
यानी कि यह सिद्धांत पर्यावरण को मानव हित आधारित साझा धरोहर मानता है। बात समझ में आया सभी को? ये चारी चीजें आपको बतानी है, ये बेस बता रहा हूं। इसके बाद ये सिद्धांत ये कहता है इन एनवायरमेंटली सेंट्रेड, जो सेंट्रेड अप्रोच है, ऑन द अदर हैंड रिकॉग्नाइज दैट नेचर हैज इनहेरिटेड वैल्यूज एंड द एवरी स्पीसीज हैज ए राइट टू एग्जिस्ट। यानी कि वही पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रकृति का मूल्य स्वयं में है और हर प्रजाति का अस्तित्व का अधिकार है। मानव प्रकृति के केंद्र में नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र जो है, यानी कि जो इकोसिस्टम है, एक उसका एक पार्ट है। यानी कह सकते हैं कि ह्यूमन आर नॉट द सेंटर ऑफ नेचर बट मेरली ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। क्लियर है सभी को? तो ये भी बातें आप सभी को इसमें जानना है। आप सभी को जितनी चीजें बता रहा हूं ना, सब जानना है बेटा, याद रखना अभी हाल ही में। अच्छा, आप प्रश्न पे आते हैं। इतना सब हमने पढ़ा। कह रहा है कि कितने सही है, यही तो पूछ रहा है, कितने सही है? तो बताओ कितने सही है? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है, जो क्वेश्चन को देखेंगे, पहला है कि यह सिद्धांत मुख्यतः पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। क्या यह बात बिल्कुल सही बात है? क्या पर्यावरण केंद्र आधारित है? तो बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण केंद्र दृष्टिकोण पर आधारित है। दिस प्रिंसिपल इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल सेंट्रिक अप्रोच। बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन कहा है यह सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना एक नैतिक दायित्व मानता है। क्या बात? तो पर्यावरण केंद्रित क्या मैंने पढ़ाया? अरे भाई, पर्यावरण केंद्रित मैंने नहीं कहा दोस्तों, मैंने पर्यावरण केंद्रित नहीं कहा। हमने क्या कहा आपसे? हमने ये कहा, यहां पर लिखा है एनवायरमेंटल सेंट्रिक जो अप्रोच, हमने आपसे कहा मेरे दोस्तों, यही तो क्वेश्चन चेक करना है। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। क्या है बेटा? ह्यूमन सेंट्रिक। ह्यूमन सेंट्रिक मानव केंद्रित है। क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक है। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आज के बाद मैं आप लोगों को बेटा नहीं बोलूंगा, आप लोगों को दोस्तों बोलूंगा। यह सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना एक नैतिक, बिल्कुल सही बात है। दिस प्रिंसिपल कंसीडर्ड इट ए मोरल ऑब्लिगेशन टू द प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट इज यह सिद्धांत बायोडायवर्सिटी एवं प्रकृति को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकारता है। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज बायोडायवर्सिटी एंड नेचर एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज। यहां पर क्या स्वीकारता है? नॉट एक्सेप्टेड। तो स्वीकारता नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यानी कि हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट जो सेकंड वाला है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट आर करेक्ट, बाकी सब क्या है? करेक्ट नहीं है। इज दैट क्लियर ना? फर्स्ट क्यों गलत है? यहां पर लिखा है, जो आपका लिखा है एनवायरमेंट सेंट्रिक अप्रोच, नॉट एनवायरमेंट ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, दिस इज रॉन्ग। सेकंड बिल्कुल राइट है। थर्ड लिखा है कि यह सिद्धांत जैव विविधता प्रकृति को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार करता है, बिल्कुल गलत बात है। दिस प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज बायोडायवर्सिटी एंड नेचर एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज। नहीं, ये तो सिर्फ हमारा एक ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। देखो बेटा, इसी तरह की प्रश्न आपके यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। एक बार आईएएस बन गए ना, समझ रहे हो आप, कम एज में अगर आईएएस पाईएएस बन गए तो क्या होगा? सपना सोचो, अगर आईएएस बन गए तो क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक पॉइंट से लोग बाहर हो जाते हैं। सारी चीजों को पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से मेरा दोस्तों पढ़ो और बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग particularly vulnerable tribal groups, PBTG. First option is, it is a classification run by the Union Ministry of Social Justice and Empowerment whose main objective is the welfare of backward tribal groups. Second option is, at present a total of 75 tribal groups have been listed in the country and the highest number of
पीबीटीजी ग्रुप्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। थर्ड ऑप्शन कर रहा है, मतलब कर रहा है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हिंदी में बता देता हूं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिसे कहता है पीबीटीजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक वर्गीकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य पिछड़े आदिवासी समूहों का कल्याण करना है। सेकेंड ऑप्शन है कि वर्तमान में देश में कुल 75 जनजाति समूहों को रूप में सूचीबद्ध किया गया है और पीबीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है। कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो सही है, और ना तो एक ना तो दो सही है। अब यह प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग को अच्छे से करना भी है और इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से करेंगे भी। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग जो है करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए इस प्रश्न को जो है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से इस प्रश्न को आप देखिए और इस प्रश्न को देखकर जो है हमें आंसर देने का प्रयास करिए। यही तो क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन जो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, मैं पीबीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो समूह है, इसके बारे में जान लो। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर क्लासिफाइड 75 ट्राइबल्स ग्रुप्स ऑफ पीबीटीजीज। पहली बात तो यह है 75 यानी कि 75 जनजातियों के जो समूह की बात इसमें की गई है, याद रखना। और किस यहां पर लिखा है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पीबीटीजी मतलब अगर आप देखोगे जो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स जो है इंप्लीमेंटेड पीबीटीजी रिलेटेड स्कीम एट द सेंट्रल लेवल, यानी कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय स्तर पर यानी सेंट्रल लेवल पर जो है संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। और इसके मानदंड कुछ हैं, यानी कि कुछ क्राइटेरिया है जो आइडेंटिफाई करने के लिए पीबीटीजी का। पहला है प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर, यानी कि प्री टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर स्टेटस। दूसरा कहता है साक्षरता का निम्न स्तर, यानी कि लो लिटरेसी लेवल। तीसरा कहता है आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस कहा जाए, बैकवर्डनेस। चौथा है घटती या स्थिर जनसंख्या, यानी कि जो डिक्लाइन पॉपुलेशन की जो बात है। तो पहली बात तो ये है, ये इसके क्या है, ये इसके पैरामीटर है, ये इसके क्राइटेरिया है। क्लियर है? तो ये बात आप सभी को याद रखना। और चूंकि जो मैंने कहा कि सारी चीजों को लेकर 1973 में याद रखिएगा एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था ढेबर कमीशन। और ढेबर कमीशन रिकमेंडेड क्लासिफाइज द लिस्ट डेवलप्ड ट्राइब्स एज ए सेपरेट कैटेगरी। 1973 में ढेबर आयोग के द्वारा अल्प विकसित जनजातियों के लिए एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई थी। 1975 में 73 के बाद 73 के बाद 75 में द यूनियन होम मिनिस्ट्री क्रिएटेड ए सेपरेट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप, यानी कि पीटीजी कहा गया। एंड 2006 में पीटीजी का नाम बदलकर बेटा पीबीटीजीएस कहा गया। याद रखिएगा इन 2006 वेयर रीनेम्ड, उसका नाम चेंज किया गया पीबीटीजी। देश में जो सूचीबद्ध पीबीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में 13 है और आंध्र प्रदेश में 12 है। हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड पीबीटीजी ग्रुप इन द कंट्री। अब मेरे दोस्तों ये प्रश्न जो है जो आपसे पूछा गया है, इस प्रश्न में यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। कोई इशू नहीं है बेटा, मैं अभी चेक कर लेता हूं इन सारी चीजों को लेकर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं पे समस्या। चलिए यही क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को पूछा है कितने सही है, कितने स्टेटमेंट सही है, सारी चीजें बताई दिया। पीबीटीजी कब था, ये सारा जितनी भी था मैंने डिटेल आपको बताया है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिखा है केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। गलत, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। यही तो खूबसूरती है यूपीएससी का। दूसरा प्रश्न में यह कहा गया है सर्वाधिक संख्या पूर्वोत्तर राज्यों। एक बात बताओ, आंध्र प्रदेश कब
याद रखो पूर्वोत्तर राज्यों में यह कहा गया है, क्या कहा गया? तो पूर्वोत्तर राज्यों, अभी मैंने आपसे चर्चा किया, अभी मैंने कहा ना, दो राज्यों का नाम हमने लिया, एक नाम लिया बेटा उड़ीसा का और दूसरा नाम लिया आंध्र प्रदेश का। एक नाम हमने उड़ीसा का लिया, उड़ीसा में मैंने कहा लिस्टेड किया गया है कितने, उड़ीसा में 13 और आंध्र प्रदेश में 12, यानी कि यह भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ के पहले उसके बारे में सोचने का प्रयास कीजिए, यार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ कुछ और हैं, नॉर्थ ईस्ट आएगा तुरंत आप लोग मार के निकल जाओगे। लेकिन हमने कहा कि एट प्रेजेंट द ए टोटल नंबर ऑफ 75 ट्राइबल्स ग्रुप हैव बीन लिस्टेड इन द कंट्री एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीबीटीजी ग्रुप आर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। जबकि अभी देश में जो सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, उड़ीसा में 13 एंड आंध्रा में 12। अगर यह बात आपको पता होती तो आप शायद नॉर्थ ईस्ट का नाम नहीं लेते। 1975 में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कमजोर जनजाति समूह, जिसे हम पीटीजी कहते हैं, वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स, उस समय श्रेणी का गठन किया गया किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय। जबकि आपके प्रश्न में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का नाम, इसलिए यह गलत हो गया। और उसी का नाम 2006 में नाम बदलकर 2006 पीटीजी आर रीनेम पीबीटीजी, 2006 में उसका नाम चेंज किया गया। ये सारा डेटा अगर आपको पता होगा तो बेटा आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मेरे दोस्तों, आज के बाद आपको दोस्तों बोलूंगा सभी को, मुझे बार बार मैं अपने आप पर रोक नहीं पाता हूं, इसलिए मुंह से निकल जाता है। लेकिन आज से मेरे आप सभी 2026 में सब मेरे दोस्त रहेंगे, ठीक है? तो बार बार जो बेटा बेटा सब निकल जाता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज से हम आपको दोस्त बोलेंगे, ठीक है? अगर कहीं पे गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज से हम आपको दोस्त ही कहेंगे, क्योंकि नए साल पे कुछ नया करना चाहिए। तो आज से हम आपको बोलेंगे दोस्त, ठीक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो समूहों की संख्या जो बोला है नॉर्थ ईस्ट में है, नहीं, नॉर्थ ईस्ट में चलो उड़ीसा तो है, लेकिन आंध्र प्रदेश तो साउथ में है ना भाई। तो उड़ीसा में 13 लिस्टेड किया गया है और आंध्र प्रदेश में 12 लिस्टेड किया गया है। इज दैट क्लियर? इस बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है और शांत से जिए जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम पीडीएस कहते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव। पहला, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो कहा जा रहा है इसमें, भंडारण 360 सिंपली टू इंक्रीज द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ ग्रेन स्टोरेज। सेकेंड ऑप्शन, द स्मार्ट एक्जिम वेयरहाउस सिस्टम streamlines cargo and container management using AI, IoT and FASTag technology. And third is the ASA AI platform manage complaint related to ration eligibility, grain equality and stores through automated calls. Which of the following above statement are not correct? हिंदी में बता देता हूं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो राशन मिलता है आप सभी को, डिजिटल पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज, भंडारण 360 का मुख्य उद्देश्य केवल अनाज भंडारण की भौतिक क्षमता बढ़ाना है। सेकंड, स्मार्ट एक्जिम वेयरहाउस सिस्टम एआई, आईओटी और फास्टैग तकनीक का उपयोग करके कार्गो और कंटेनर प्रबंध को सुचारू बनाता है। तीसरा, आशा एआई प्लेटफॉर्म स्वचालित कॉल्स के माध्यम से राशन पात्रता, अनाज की गुणवत्ता और दुकानों से संबंधित शिकायतों का प्रबंधन करता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 एंड 1 2 3। दोस्तों, पहले राशन और राशन माफिया हुआ करते थे। आज भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी सिस्टम में भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जान लो, जो भंडारण 360, ये भंडारण 360 का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, यह जो है न्यू प्लेटफॉर्म फॉर द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि CWC, यानी कि केंद्रीय भंडारण निगम का लिए जो है एक नया प्लेटफॉर्म है। दूसरा याद रखना कि इट इज कनेक्टेड टू 35 अदर सिस्टम इंक्लूडिंग द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड FCI एंड नाफेड, यानी कि यह भारतीय खाद्य निगम FCI और नाफेड सहित 35 अन्य प्रणालियों से जुड़ा हुआ है। तीसरा, फीचर ए रियल टाइम डैशबोर्ड एंड
फॉर कॉस्ट फॉर अवेलेबल गवर्नमेंट स्टोरेज, यानी सरकार के उपलब्ध भंडारण के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड और पूर्वानुमान की सुविधा इसमें दिया गया है। तो भंडारण 360 अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? अगर आपसे भंडारण 360 पूछे, क्योंकि पूरा टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं, पेपर में दिया हुआ था। अभी हाल ही में याद रखना बेटा, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव रिलेटेड टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संबंध में कई डिजिटल पहले शुरू की गई हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है पीडीएस का आधुनिकीकरण होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए बेटा? मॉडर्नाइज द पीडीएस सिस्टम, इंक्रीज सप्लाई चेन इफिशियंसी, यानी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना, और कहा गया है इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन फूड ग्रेन स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि खाद्य व लॉजिस्टिक में जो है पारदर्शिता को बेहतर करना, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है इस देश में कि लोग अनाज को भी छोड़ते नहीं हैं, गरीबों के हक को भी लोग मारते हैं। आज 5 किलो राशन के लिए लोग जाते हैं तो जो देने वाला वहां पर राशन माफिया होता है, उसमें भी वो क्या करता है? घपला करता है। इसके बारे में चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। और जो मैंने कहा, जो स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस के बारे में जो मैंने कहा, इसमें कहा गया यूजिंग एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फास्टैग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? कंटेनर और कार्गो के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना इसका मेन उद्देश्य है, यानी कि स्ट्रीमिंग कंटेनर एंड कार्गो मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग जिसे दैट इज कॉल्ड आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, जिसको नहीं पता है लिख ले, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है बेटा, चल। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने क्या कहा? स्ट्रीमलिंग कंटेनर एंड कार्गो मैनेजमेंट। ठीक है, और अन्न दर्पण के बारे में जो अभी चर्चा मैंने किया, अन्न दर्पण का मतलब है बेटा किसके द्वारा विकसित किया गया है? डेवलप्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। एंड एक और कहा गया है एक एकीकृत सूचना प्रणाली जो खरीद, भंडारण और परिवहन, बिक्री और गुणवत्ता जांच, अनुबंध, निगरानी जैसी प्रक्रियाओं को एक मंच पर लाती है। एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट ब्रिंग्स टुगेदर प्रोसेस सच एज प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड क्वालिटी चेक एंड कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग। याद रखिएगा कि एक एकीकृत सूचना प्रणाली जो है, जो खरीद के लिए, स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी सेल्स के लिए, उसकी क्वालिटी जांच के लिए एंड अनुबंध, निगरानी जैसी प्रक्रियाओं को एक मंच पर लाती है। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजों को यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग कहा जाता है, अनुबंध निगरानी प्रणाली को। तो अगर मैं इस सारी चीजों को बता दिया, इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आराम से नोट्स को पढ़ना बेटा, और मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसको ध्यान से आप लोग जो है बेटा बोल दे, सॉरी मेरे दोस्तों, मैं अपनी आदत से मजबूर हो गया हूं, लेकिन मैं आपसे दोस्तों ही बोलूंगा, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। ठीक है, चलिए हम पे मत जाइए, अपने सिलेक्शन पे जाओ बेटा, सॉरी अपने सिलेक्शन पे जाइए दोस्तों। इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा फिर मुझे याद करोगे। देखो, करंट पढ़ाना बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए टास्क है कि स्टैटिक्स पोर्शन को मैं करंट के साथ जोड़ता हूं। अब जैसे ये टॉपिक मैंने लिया, इस टॉपिक को मैंने इकोनॉमी के साथ जोड़ा, इकोनॉमी में जो करंट अपडेट्स है उसको मैंने लिंकेज किया। पीडीएस सिस्टम आपके है, आपके सिलेबस में पीडीएस सिस्टम दिया हुआ है, उसको मैंने इसके लिंकेज किया और इस प्रश्न को देखिए, अभी न्यूज में रिसेंटली चल रहा था, मैंने इसको ला दिया। ये होती है खूबसूरती। और आप देखना, स्टैटिक्स पोर्शन को अगर करंट के साथ आप अच्छे से कर ले गए तो कोई भी आपको प्रीलिम्स के पेपर में नहीं रोक सकता। जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे तो ये सारी चीजों को मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप नोट्स को पढ़ना, याद करना, उसको बार बार रिकॉल्स करिए और जितने भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही है, भंडारण 360 का मुख्य उद्देश्य केवल अनाज भंडारण की भौतिक क्षमता बढ़ाना है। भंडारण 360 के बारे में अभी मैंने कहा है
केंद्रीय भंडार निगम के लिए नया प्लेटफॉर्म, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? मैंने कहा था इट इज कनेक्टेड टू 35 अदर सिस्टम इंक्लूडिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नाफेड। और मैंने यह भी कहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार के उपलब्ध भंडारण के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड एंड पूर्वानुमान की क्या है? सुविधा। यही तो मैंने कहा था। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा स्मार्ट, ये तो बिल्कुल सही बात है, और आशा एआई के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा मेरे दोस्तों 2 और 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनकी आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये रहे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट हमने कहा उस सारे प्रश्नों को कराने का मैंने पूरा प्रयास किया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग हमारे साथ कॉर्पोरेट करेंगे, हमारे साथ अच्छे से कॉर्पोरेट करेंगे आप सभी मेरे दोस्तों। और कॉर्पोरेट ही नहीं करेंगे आप मेरे साथ, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। क्योंकि मैंने जितना भी मैं इधर पढ़ा रहा हूं आपके पीआईबी से, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, मैं सारे का निचोड़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं दे रहा हूं। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ A+IAS एकेडमी से जुड़िए और जितनी भी चीजें हैं मैं आपको दे रहा हूं, लगातार इसको रिकॉल करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक है, अगर एक दिन में मैंने 4 से 5 टॉपिक को उठाया, मैंने देखिए इस टॉपिक को उठाया, पीडीएस सिस्टम को, मैंने आपको जो गरीब विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टडी रिगार्डिंग द पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, कब इसका नाम चेंज किया, कब क्या किया गया, कितनी जातियों कहां पर, किस स्टेट में कितने लिस्टेड है, सारा बताया ना मैंने आपको। क्या ये सोशल एंड जस्टिस में नहीं है? क्या ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है? क्या इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? ये भी इन्वायरमेंट का करंट ही तो पढ़ा है दोस्तों। तो मैं जितना भी प्रश्न आपको पढ़ाया अच्छे से इसको करो। इकोनॉमी में आपको पीडीएफ सिस्टम भी दिया हुआ है, और पूरी कोशिश है कि अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं डेली आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आऊंगा। और मैं वादा करता हूं A+IAS एकेडमी से जुड़िए, आपको खुद लगेगा कि क्यों दूसरों से बेस्ट है। ठीक है, आपके सर ने मुझसे कहा कि सर बाइलिंगुअल पढ़ाओ, मैंने पूरी कोशिश की, बाइलिंगुअल आप सभी लोग को पढ़ा भी रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दे रहा हूं। अगर इसका नोट्स चाहिए आप सभी को तो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जुड़िए और अधिक से अधिक जो है मैं इसके नोट्स को दूंगा। प्रॉपर मैनर तरीके से मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कारवा को हम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नए नए क्वेश्चन को पाने के लिए A+IAS एकेडमी से जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।